शाइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत, आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थिर विद्युतिकी पढ़ रहे थे। स्थिर विद्युतिकी में अपन पढ़ चुके थे आवेशन की विधियां। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी नाम से ही पता चल रहा है एक विद्युतदर्शी है। इसका मतलब एक यंत्र है जिसके द्वारा आवेशों का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है। आवेशों का क्या करता है, संसूचन करता है। आज संसूचन का मतलब ये है कि ये आवेशों की प्रकृति और आवेशों की मात्रा को दर्शाता है। आवेशों की प्रकृति जैसे अपन पढ़ चुके हैं, आवेशों की दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो ये किसके बारे में बताएगा, किसी भी वस्तु के धनावेशित या ऋणावेशित होने का ज्ञान देता है। यानी कि ये वस्तु आवेशित है, धनावेशित है, या ये वस्तु क्या है, ऋणावेशित है। इसके अलावा ये उस वस्तु पर आवेश की मात्रा का भी बोध कराता है, जैसे उस पर कितना आवेश है, ज्यादा आवेश है या कम आवेश है। तो विद्युतदर्शी के दो कार्य है, एक तो है कि आवेश की प्रकृति के बारे में बताता है और दूसरा है कि आवेश की मात्रा के बारे में बताता है। अब ये कैसे बताएगा, इसके बारे में अपन देखते हैं। अब विद्युतदर्शी होता क्या है, एक क्या होता है, पात्र होता है, कांच का पात्र होता है जिसके ऊपरी सिरे पर कोर्क द्वारा बंद किया जाता है। कोर्क क्या होता है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक द्वारा इसको, प्लास्टिक या रबड़ का होता है जिसके द्वारा इसको क्या कर देते हैं, ऊपरी सिरे को बंद कर देते हैं। इस कोर्क के अंदर एक धात्विक छड़ लगाई जाती है। इस कोर्क के अंदर क्या लगा रहे हैं अपन, एक धात्विक छड़ लगा रहे हैं। इस धात्विक छड़ के ऊपरी वाले सिरे पर अपन एक धात्विक डिस्क लगाते हैं और निचले वाले सिरे पर अपन क्या लगाते हैं, दो स्वर्ण पत्र लगाते हैं। इस प्रकार से लटका देते हैं स्वर्ण पत्रों को, इस प्रकार से। इसके बाद इस पूरे पात्र को क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। पूरे पात्र को अपन क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने का यह कारण है कि यह अगर इस पर बाई चांस इस पात्र पर कोई आवेश आ जाता है तो ये आवेश इस स्वर्ण पत्र को प्रभावित नहीं करे, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाले। इसलिए इस पूरे पात्र को अपन क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करने से अगर इस पर आवेश आ जाएगा तो वो आवेश कहाँ पे चला जाएगा, पृथ्वी के भूगर्भ में चला जाता है। इसलिए इस पात्र को क्या किया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है। अब ये तो हो गया इसकी संरचना। ये किसकी संरचना है, अपन के स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की संरचना है। अब इस स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को कैसे उपयोग में लेते हैं, यानी प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे अपन किसी भी वस्तु की प्रकृति और उसकी मात्रा को, यानी आवेश की मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। प्रयोग में अपन सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपन एक ज्ञात छड़ लेते हैं। ज्ञात छड़ का मतलब ये है कि अपन को उस छड़ पर आवेश की प्रकृति के बारे में पता होता है। जैसे मान लिया सर्वप्रथम अपन ने एक धनावेशित छड़ ली। अब इस धनावेशित छड़ को अपन किसके संपर्क में लाएंगे, धात्विक डिस्क के संपर्क में लाएंगे। कल ही अपन ने पढ़ा था, आवेशन की विधियां पढ़ी थी। आवेशन की तीन विधियां पढ़ी थी, एक तो थी घर्षण विधि, संपर्क विधि और एक थी प्रेरण विधि। तो देखो इस समय कौन सी विधि काम में आ रही है, आवेशन की संपर्क विधि। इस धात्विक दर जो छड़ है इसको अपन इसके संपर्क में ला रहे हैं। संपर्क में जब ला रहे हैं तो यहाँ से आवेश किस पे आ जाएंगे, इस धात्विक छड़ पे आ जाएंगे। जैसे ही धात्विक छड़ पे आएंगे तो तुम्हें पता है कि अपन पढ़े थे धातु। धातु किस कौन से पदार्थ होते, चालक पदार्थ होते। चालकों में आवेशों का क्या होता है, मुक्त प्रवाह होता है। जैसे ही अपन इसके संपर्क में लाएंगे ये आवेश इसमें स्थानांतरित होंगे। स्थानांतरित होने से ये आवेश कहाँ पे आ जाएंगे, इस पूरी छड़ पे आ जाएंगे। इस सभी जगह क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस 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 प्लस, और ये सोने की पत्र में भी चले जाएंगे। इन दोनों सोने की जो पत्र है ये दोनों क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब दोनों धनावेशित है तो अपन ने पढ़ रखा है कि जब दो धनावेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे तो ये सोने की एक पत्र इधर जाएगा, एक पत्र इधर जाएगा, यानी दोनों में क्या होगा, फैलाव उत्पन्न होगा। तो अब ये जितना तेजी से फैलेंगे
मान लिया कि ये तेजी से फैल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस जो आवेशित छड़ है इस पर आवेश की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी आवेशित वस्तु की जो आवेश है उसकी मात्रा का अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आवेश की मात्रा इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात कर रहे हैं अपन, जैसे ही ये स्वर्ण पत्र फैलेंगे तो इनका जो फैलाव जितना ज्यादा होगा तो अपन को पता चल जाएगा कि इस पर आवेश की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो जिससे स्वर्ण पत्र फैलते हैं और यह फैलाव आवेश की मात्रा को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यानी आवेश की मात्रा अपन ज्ञात कर चुके हैं कि आवेश की मात्रा अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब दूसरा क्या काम है इसका, आवेश की प्रकृति ज्ञात करना। अपन ने ले ली एक अज्ञात छड़, इस पर तो अभी कौन सा आवेश है, धनावेश है। इस जो धात्विक छड़ है इस पर धनावेश है। अपन को पता नहीं कि ये एक अपन ने ले ली अज्ञात छड़ है। अज्ञात छड़ का मतलब ये है कि इस छड़ के बारे में पता नहीं कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित है। अब इस अज्ञात छड़ को इसके संपर्क में लाएंगे। जब इसके संपर्क में लाते हैं और ये स्वर्ण पत्र फैलाव की जगह पे क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, आवेश की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। आवेश की मात्रा में यानी इस धनावेश की मात्रा में कमी कब आएगी, जब ये क्या होनी चाहिए, ऋणावेशित होनी चाहिए। तो इस आवेश की मात्रा में कमी कब आएगी, जब ये ऋणावेशित होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब स्वर्ण पत्र क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो ये अज्ञात छड़ कौन सी होगी, इस पर जो आवेश है उसकी विपरीत प्रकृति की होगी। तो यहाँ पर लिख रखा है कि स्वर्ण पत्र जब सिकुड़ते हैं तो अज्ञात छड़ ज्ञात छड़ की क्या होती है, विपरीत प्रकृति की होती है। मान लिया कि अगर इस पर क्या है, इसको संपर्क में लाए और ये क्या हो रहे हैं, और फैल रहे हैं, जितने फैले हुए थे उससे और ज्यादा फैल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि और आवेश इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समान प्रकृति का आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब और प्लस यानी आवेश इस पर क्या आ रहा है, इस छड़ पर आ रहा है। इसका मतलब अज्ञात छड़ कौन सी है, धनावेशित है, यानी समान प्रकृति की है। जब स्वर्ण पत्र क्या होते हैं, फैलते हैं, तो अज्ञात छड़ ज्ञात जो आवेश है उसी प्रकृति का होता है, यानी समान प्रकृति का होता है। तो इस तरह से अपन स्वर्ण पत्र को उपयोग में ले सकते हैं आवेश की मात्रा ज्ञात करने में और आवेश की प्रकृति ज्ञात करने में। तो ये हो गया अपन का सिंपल सा एक टॉपिक है, विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी पूछ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अंदर ये डायग्राम है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो एक बार घर पे इसको रफली ड्रॉ करना है, अच्छी तरह से इसको समझ लेना कि इस डायग्राम में क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी ये हो गया अपन के कंप्लीट। इसके बाद अपन कहते हैं आवेशों के मात्रक, यानी आवेश की क्या मात्रक होते हैं, कितने मात्रक होते हैं। आवेश के मात्रक, विमा और ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में अपन जानते हैं। आवेश के मात्रकों के बारे में देखते हैं। आवेशों के यानी मात्रक, मात्रक के बारे में तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मात्रक और विमा पहला चैप्टर है 11th क्लास में, मात्रक और विमा, जो तुमने अच्छे से पढ़ा होगा आई होप। लेकिन तो भी देखते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। तो अपन सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रक। अब आवेश के मात्रक तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मात्रकों की 3 पद्धतियां थी। प्राचीन काल में कितनी पद्धतियां थी, 3 पद्धतियां। एक थी MKS, CGS और तीसरी थी FPS। ये तीनों पद्धतियां थी। ये तीनों पद्धतियों को हटाकर वर्तमान में एक पद्धति बनाएगी जिसे SI पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति बोलते हैं, SI पद्धति। SI पद्धति का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल फॉर द यूनिट, यानी राशियों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, राशियों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ये संगठन है जो सभी राशियां हैं, उन सभी राशियों के पूरे विश्व में एक मात्रक बनाया जाता है, यूनिक मात्रक बनाया जाता है, जो सभी जगह क्या किया जाएगा, उपयोग में लिया जाएगा। तो ऐसा ही मात्रक क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं।
तो अपन देखते हैं इस एसआई मात्रक में अम के एस मात्रकों का उपयोग लिया जाता है। तो अपन पहले देखते हैं आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका होता है कूलॉम। कूलॉम जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। याद रखना है इसको, किससे प्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है आवेश का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम या इसे फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईएसयू से। ईएसयू जहां पर भी दिख जाता है इसका मतलब ये क्या है? आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो दो मात्रक अपन पढ़ चुके हैं, एक तो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम है। और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलॉम है। कौन सा कूलॉम है? स्टेट कूलॉम है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईएसयू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों में संबंध होता है। एक और मात्रक होता है, वो भी पढ़ लेते हैं, अन्य मात्रक। अन्य मात्रक ये इंपॉर्टेंट है। अन्य मात्रक ये है फेराडे। फेराडे, फेराडे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। फेराडे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इनमें संबंध देखते हैं। तो कूलॉम और स्टेट कूलॉम में क्या संबंध होता है? एक कूलॉम के अंदर होते हैं संबंध, इनमें संबंध एक कूलॉम में होते हैं 3×10⁹ ईएसयू होते हैं। इंपॉर्टेंट संबंध है ये, न्यूमेरिकल में काम आता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो एक कूलॉम में कितने होते हैं? 3×10⁹ ईएसयू होते हैं, यानी स्टेट कूलॉम होते हैं। तो ये याद रखना है, एक कूलॉम में 3×10⁹ स्टेट कूलॉम होते हैं। दूसरा संबंध है एक फेरेड में। फेरेड बड़ा मात्रक होता है। फेरेड क्या होता है? बड़ा मात्रक होता है। तो एक फेरेड में होते हैं 96,500 कूलॉम होते हैं। तो एक फेरेड में कितने होते हैं? 96,500 कूलॉम होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मात्रक याद रखने हैं, यानी ये दोनों संबंध तुम्हें याद रखने हैं। एक कूलॉम में होते हैं 3×10⁹ स्टेट कूलॉम होते हैं, और एक फेरेड में होते हैं, एक फेराडे में होते हैं। फेरेड नहीं, फेरेड तो अपन के संधारित्र का मात्रक पढ़ेंगे अपन, वहां पर आएगा। फेरेड और फेराडे दोनों अलग अलग है। एक तो होता है फेरेड और एक है फेराडे। तो फेरेड किसका होता है? फेरेड, फेरेड अलग है और फेराडे अलग है। तो ये याद रखना है, फेरेड अलग है और फेराडे अलग है। तो फेराडे किसका मात्रक है? अपन के आवेश का मात्रक है। तो यहां तक अपन पढ़ चुके हैं आवेशों के क्या हो गए? मात्रक हो गए। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा, विमा निकालना भी तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। विमा कैसे निकालते हैं? डायमेंशन ऑफ चार्ज। आवेश की विमा, आवेश की विमा। अब तुमने पढ़ा होगा या तुम्हें पता होगा धारा की परिभाषा। धारा किसे बोलते हैं? विद्युत धारा किसे बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। तो विमा निकालने के लिए तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है आवेश बटे वह क्या होता है? समय। एक विमा निकालने के लिए सिंपल सा मेथड होता है। अपन को क्या पता होना चाहिए? हमेशा सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता है तो किसी भी राशि की अपन क्या निकाल सकते हैं? विमा निकाल सकते हैं। तो अपन को सबसे पहले किसकी, कौन सी राशि की विमा निकालनी है? आवेश की। तो आवेश का अपन को क्या बनाना पड़ेगा? सूत्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आवेश का सूत्र बनाते हैं। आवेश ऊपर है और नीचे क्या है? समय है। तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो समय इसके क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा इंटू क्या हो गया? समय हो गया। अगर तुम्हें इनमें संबंध चाहिए तो भी ये निकाल सकते हैं।
अभी अपन ने देखा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा एक मूल राशि है, मूल राशि इसका मात्रक है एम्पियर, और समय भी एक मूल राशि है जिसका मात्रक होता है सेकंड। तो एक कूलाम किसके बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होता है। ये भी संबंध है, एक कूलाम किसके बराबर होता है, एक एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। अब इसकी विमा निकालते हैं। विमा लिखी जाती है MLT। MLT तो आती है, उसके साथ यहाँ पर एम्पियर है तो ए भी आएगा। अब देखो इसमें द्रव्यमान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी द्रव्यमान पर आवेश निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, द्रव्यमान पर आवेश निर्भर नहीं करता है। L ये भी क्या है, 0, यानी लंबाई पर भी आवेश निर्भर नहीं करता है। T यानी समय, समय पर निर्भर कर रहा है कितनी बार, इसकी घात 1 बार, और एम्पियर भी निर्भर कर रहा है 1 बार। तो ये इसकी क्या होगी, विमा होगी। तो कोई पूछ ले आवेश की विमा क्या होती है, तो M0 L0 T1 A1 होती है आवेश की विमा। इंपोर्टेंट एक और पॉइंट है, ये है कि आवेश एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि उसे कहते हैं जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो ये हो गया आवेश के बारे में। आवेश की मात्रक पढ़ लिए, आवेश की विमा हो गई, और एक आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आवेश की मात्रक, ऐसे ही मात्रक क्या था, कूलाम था। आवेश की विमा अपन ने देखी M0 L0 T1 और A1 है, और आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म। इंपोर्टेंट टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के 4 गुणधर्म होते हैं। आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। अब आवेशों के गुणधर्म क्या क्या है, या आवेश लिख देते हैं, आवेश के गुणधर्म। पहला गुणधर्म पढ़ते हैं अपन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है इसका आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, नाम से ही पता चल रहा है, योज्यता का मतलब क्या होता है, जोड़ना। आवेश की योज्यता, योज्यता कैसे होती है, देखो आवेश के बारे में अभी अपन ने पढ़ा था कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। अदिश राशि होती है, जो भी अदिश राशियां होती है तो उनका जोड़ बीजगणितीय विधि द्वारा किया जाता है। 2 गणित होती है, एक बीजगणितीय, एक होती है सदिश योग। तो योग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बीजगणितीय योग, एक होता है सदिश योग। तो ये अदिश राशि है, कौन सी है, आवेश कौन सी है, अदिश राशि है। आवेश एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो इनका कौन सा योग होगा, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग। योज्यता का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का कुल आवेश उन पर उपस्थित जितने भी आवेश है उनका क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु का कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। यानी कुल आवेश Q नेट किसके बराबर होगा, सिग्मा QI।
यानी बीजगणितीय योग करना है सिग्मा। जितने भी आवेश है उनका अपन क्या कर देते हैं, बीजगणितीय योग कर देते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे मान लिया कि एक ये क्या है, वस्तु है, इस वस्तु पर 5 कूलम -2 कूलम +6 कूलम -1 कूलम। तो इस वस्तु का कुल आवेश कितना हो जाएगा, उनका बीजगणितीय योग में इन पर जो चिन्ह होता है उनको लगाना है। तो देखो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं, +6 +5 हो गया, और एक है +6 -2 और माइनस क्या है 1 है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, और 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 कूलम क्या होगा इस पर, प्लस वाला, प्लस का 8 कूलम इस पर नेट आवेश होगा। तो ये जो गुण होता है ये आवेशों का क्या कहलाता है, योज्यता। तो आवेशों की योज्यता किस रूप में की जाती है, उनके बीजगणितीय योग के रूप में की जाती है। तो ये हो गया अपन का पहला गुणधर्म, आवेश की योज्यता। दूसरा गुणधर्म है आवेश की निश्चलता। इंपॉर्टेंट है आवेश की निश्चलता। निश्चलता का मतलब ये कि आवेश निश्चित रहता है, जब उसको गति कराई जाती है तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन दूसरा गुणधर्म पढ़ने वाले हैं आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, आवेश की निश्चलता का मतलब ये है कि जब किसी आवेश यानी जब किसी वस्तु को विराम अवस्था में रख रहे हैं और उस पर जो आवेश का मान है उसी वस्तु को जब गतिशील कराते हैं तो आवेश का मान उतना ही रहता है, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु, आवेशित वस्तु लिख देते हैं, आवेशित वस्तु को गति कराते हैं, गति कराते हैं तो आवेश के मान में, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी किसी भी आवेश को जब अपन गति करा रहे हैं तो गति कराने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अपन लिख सकते हैं Q विराम अवस्था, विराम बराबर क्या होगा Q गतिशील। तो आवेश विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो उनका मान क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्टार बना के तुम्हें याद रखना एक कंसेप्ट है, एक राशि आएगी यहाँ पर विशिष्ट आवेश, ये पूछी जाती है विशिष्ट आवेश। इंपॉर्टेंट है ये विशिष्ट आवेश। आवेश के बारे में तो तुम्हें ये बताना है, कोई पूछ ले कि किसी आवेश को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति कराते हैं तो आवेश के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो तुम्हें यह बताना है कि आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तुम्हें कोई कह दे कि कोई एक वस्तु है जिसे प्रकाश के वेग का आधा वेग से गति कराई जाती है तो इसके विशिष्ट आवेश में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर तुम्हें यह नहीं बताना है कि विशिष्ट आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। ये विशिष्ट आवेश क्या है इसके बारे में देखते हैं, क्यों परिवर्तन होता है विशिष्ट आवेश के मान में, वो भी देखते हैं। विशिष्ट आवेश होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। विशिष्ट आवेश क्या होता है, देखो आवेश का मान ध्रुव्यमान के सापेक्ष, ध्रुव्यमान के सापेक्ष निकाला जाता है, द्रव्यमान के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे
विशिष्ट आवेश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। इंपोर्टेंट राशि है ये विशिष्ट आवेश। इसे अपन ऐसे लिख देते हैं क्यू विशिष्ट। क्यू विशिष्ट बराबर क्या हो जाएगा? आवेश का मान किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? द्रव्यमान के सापेक्ष। तो ये राशि क्या कहलाएगी? विशिष्ट आवेश कहलाएगी। इंपोर्टेंट है। विशिष्ट आवेश क्या होता है? आवेश बटेवा द्रव्यमान। द्रव्यमान के सापेक्ष आवेश का मान क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। द्रव्यमान के सापेक्ष आवेश का मान विशिष्ट आवेश कहलाता है। या आवेश का मान द्रव्यमान के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब देखो ये विशिष्ट आवेश क्या होगा? जब अपन इसका वेग बढ़ाएंगे तो विशिष्ट आवेश के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो अब अपन देखते हैं परिवर्तन किस प्रकार होता है। अब देखो यहाँ पर इसका सूत्र देखते हैं विशिष्ट आवेश का। तो दो राशियां आ रही है, एक तो आवेश आ रहा है, एक द्रव्यमान आ रहा है। अब आवेश के बारे में तो अपन को पता है कि ये क्या नहीं होता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब वेग बढ़ाने पर कौन चेंज होगा? द्रव्यमान चेंज होगा। तो द्रव्यमान किस प्रकार से चेंज होता है? यानी वेग का द्रव्यमान के साथ जो संबंध होता है वो देखो ये होता है वेग व द्रव्यमान में संबंध। वेग व द्रव्यमान में संबंध इंपोर्टेंट है, ये संबंध याद रख लेना। वेग व द्रव्यमान में संबंध एम। एम यानी कोई भी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान। एम नोट का मतलब हो गया विराम अवस्था में द्रव्यमान। 1 माइनस वी अपॉन क्या होता है? सी। ये एक फॉर्मूला होता है इनके मध्य, द्रव्यमान और वेग के मध्य। यहाँ पर एम क्या है? गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और एम नोट क्या है? विराम वस्तु का द्रव्यमान। और v क्या है? वस्तु का वेग। वस्तु का वेग। और c क्या है? पता है क्या? c को बोलते हैं अपन प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको तुम्हें याद रखना है हमेशा। प्रकाश का वेग जिसको हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? c से। प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग जिसका मान कितना होता है? जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। तो अब इधर देखो इनमें संबंध किस प्रकार से निकालेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है विशिष्ट आवेश वाला टॉपिक। अब देखो यहाँ पर वेग बढ़ाते हैं किसी वस्तु का, अपन क्या कर रहे हैं? वेग बढ़ा रहे हैं। वेग बढ़ाएंगे तो ये राशि क्या होगी? बढ़ेगी। ये राशि बढ़ेगी तो ये वाला जो मान है होता है, देख एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी वस्तु को अपन प्रकाश के वेग से गति नहीं करा सकते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है तो किसी भी वस्तु को अपन प्रकाश के वेग से गति नहीं करा सकते हैं। यानी प्रकाश के वेग से क्या रहेगा? किसी भी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या रहता है? कम रहता है। यानी ये बढ़ा तो रहे लेकिन इससे क्या होगा? ये छोटा होगा। तो v हमेशा किससे छोटा होता है? c से छोटा होगा। तो ये नीचे वाली जो राशि है ये भी किससे छोटी होगी? 1 से छोटी होगी। जो नीचे वाली राशि है ये किससे छोटी होगी? 1 से छोटी होगी। जब कोई राशि 1 से छोटी है उसका भाग देते हैं। देखो जैसे m में अपन भाग दे रहे हैं, मान लिया 1/4। 1/4 क्या है? 1 से छोटा है तो ये कितना हो गया? 4m नोट हो जाएगा। इसका मतलब m जो ये m है इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, v बढ़ाते हैं। v अपन बढ़ाएंगे तो m का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे वाली राशि हमेशा किससे छोटी रहेगी? 1 से छोटी रहेगी। इसलिए इस m का मान क्या होगा? बढ़ेगा। v बढ़ाते हैं तो m का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो m का मान बढ़ रहा है, वेग बढ़ाने पर m का मान बढ़ रहा है, यानी m इस विशिष्ट आवेश के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है, अपोन में आ रहा है। जब कोई भी राशि अपोन में आती है उसका मान बढ़ता है तो इधर वाली राशि का मान क्या होगा? घटेगा। इसको व्युत्क्रमानुपाती संबंध बोलते हैं। कौन सा संबंध है ये? व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ये। एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध इस तरह से होता है, अपोन में आती है। जब कोई भी राशि, जैसे मान लिया x है, ये y के, तो ये राशि बढ़ेगी तो ये राशि क्या होगी, घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब ये होता है कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी। इसी तरह देखो यहाँ पर भी इसी तरह व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो यहाँ पर m बढ़ रहा है तो v ये क्या होगा, q विशिष्ट क्या होगा, घटेगा। तो q विशिष्ट का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेग बढ़ाने पर विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। विशिष्ट आवेश घटता है। तो ये हो गया अपन के विशिष्ट आवेश। इंपोर्टेंट लाइन ये, वेग बढ़ाने पर क्या होता है, विशिष्ट आवेश घटता है। तो तुम्हें कोई पूछ ले कि विशिष्ट आवेश वेग बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, तो तुम्हें क्या आंसर देना है, घटता है। और जबकि आवेश पूछ ले, आवेश वेग बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है, तो तुम्हें आंसर देना है ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। आवेश क्या रहता है, वेग के साथ अपरिवर्तित रहता है। वेग बढ़ाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा नियम है आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश क्या है, संरक्षित होती है। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है, देखो संरक्षण के नियम, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, उसी प्रकार क्या है आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। आवेश और द्रव्यमान यानी यूनिवर्सल लॉ है, ये दोनों कौन से नियम है, आवेश संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन से नियम है, यूनिवर्सल, यानी पूरे ब्रह्मांड में ये क्या होते हैं, लागू होते हैं। इनका कहीं पे भी अपवाद नहीं है। तो ये एक कौन सा है, कौन सा नियम है, सार्वत्रिक नियम है। कौन सा नियम है ये, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब सभी जगह लगेगा, तो सार्वत्रिक है। अब ये होता क्या है, देखो संरक्षण का नियम आ जाए तो उसकी परिभाषा लगभग एक जैसी बनती है। तो अपन लिख सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब ये होता है कि चेंज नहीं होता है, घटता या बढ़ता, संरक्षित रहता है। या इसको अपन बोल सकते हैं आवेश किसी भी निकाय का, है ना, किसी निकाय का आवेश या किसी निकाय में आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं या नाश करते हैं, विनाश कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में, या एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है, किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। या किसी भी निकाय में आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, यानी नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यही क्या हो गया, आवेश संरक्षण का नियम हो गया। देखो इसका एक एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अपन ने देखा भी था कि कांच
की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो दोनों पर क्या आ जाता है, समान आवेश आ जाता है। ये मैंने बताया भी था तुम्हें कि जैसे ये कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ पर मान लिया कि +5 कूलम आवेश आया, तो इस रेशम के कपड़े पर कितना आएगा, -5 कूलम आएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, आवेशों का बीजगणितीय योग करते हैं, तो +5 कूलम -5 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल आवेश कितना है, इनका संरक्षित है, यानी 0 है। तो ये क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। जो भी स्टूडेंट अभी 11th क्लास में थे, जो अब 12th में आ चुके हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको इस वीडियो का लाभ दीजिए। धन्यवाद।